जय हिंद साथियों, दोबारा आपका वेलकम है ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। और पिछले दिन हम लोगों ने मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया था और उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखा था, जिसमें से आज के परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न मैक्सिमम थे और लगभग सारे के सारे प्रश्न आज के दिए गए और जो कल मैंने बनाया था ऑब्जेक्टिव उसी पैटर्न पर थे। आज का जो क्लास है वो उससे भी अद्भुत हो रहा है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, दिल थाम के बैठ जाइए, बिकॉज आप एक धमाकेदार वीडियो देखने जा रहे हैं साइंस का। तो जो बच्चे 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th का जो दे रहे हैं, उन लोगों के लिए रामबाण इलाज है। सारे प्रश्नों का एक समाधान और एक वीडियो में टोटल प्रश्नों का मैं आपको बेहतरीन सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आज जो मैं प्रश्न पत्र आपको कराने वाला हूं, इसमें से फिर से वही बात मैं बोलूंगा कि आज वाले प्रश्न पत्र से भी मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए सोचना कुछ भी नहीं है। बस यदि आप बिजी हैं तो अभी हेडफोन लगा लीजिए यदि इधर उधर की साउंड आ रही है तो, क्योंकि यह आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए कहीं से भी किसी भी स्थिति में इसके एक भी प्रश्नों को मिस करना ये बहुत बड़े खतरे का सिंबल हो सकता है। इसलिए आप स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक एक मजबूती के साथ, एक दृढ़ संकल्पता के साथ आपको बने रहना होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम पैटर्न में बात करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023, बिल्कुल सही देखा आपने। यहाँ से थोड़ा सा मैं केवल कलर इसको बदलना चाहूँगा। चलिए ओके, अब यहाँ पर देखिए आप ये विज्ञान है, साइंस कंपल्सरी मतलब विज्ञान अनिवार्य, ये अनिवार्य विषय है। इसको आप चाहें या ना चाहें आपको तो इसका एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मैं पैटर्न की बात कर लूँगा। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 110। अब यहाँ देखिए क्या होगा, सबसे पहले इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा 80, जिसमें से 40 प्रश्नों का आपको जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसलिए 40 × 40 बराबर 40 नंबर का आपका ये एग्जाम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पहला ये 80 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से केवल 40 प्रश्नों का जवाब ही आपको दे रहे हैं। इसके बाद से ये 24 जो है ना, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 8 रहेगा, फिजिक्स के 8 रहेंगे, केमिस्ट्री के 8 प्रश्न रहेंगे और बायो के 8 प्रश्न रहेंगे। तो मिलाइएगा तो 8 3 का टोटल हो गया 24। लेकिन इसमें से भी केवल 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, इसमें से भी केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसमें से भी केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। और एक प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए आप मिला सकते हैं, गुणे 2 माने ये मिलाइएगा तो आपका हो गया 8 नंबर, ये भी हो गया 8 नंबर और ये भी हो गया आपका 8 नंबर, मतलब 8 3 का 24 नंबर का ये आपका हो जाएगा लघु उत्तरीय। चलिए ये तो 40 नंबर का ऑलरेडी हमने बता ही दिया है आपको कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब तो ये आपके पैटर्न रहे लघु उत्तरीय का। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय का। 6 प्रश्न है ना, दीर्घ उत्तरीय के 6 प्रश्न है, आप यहाँ से देख लीजिए। चलिए यस, दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्न है। 6 में से 2 प्रश्न है फिजिक्स के, 2 प्रश्न है केमिस्ट्री के और 2 ही प्रश्न है बायोलॉजी के। लेकिन इसमें से केवल 1 बनाना है, यहाँ भी केवल 1 बनाना है, यहाँ भी केवल 1 बनाना है। लेकिन ये रहेगा एक प्रश्न 6 नंबर का, ये रहेगा 5 नंबर का, ये भी रहेगा 5 नंबर का। तो 5 5 10 और 6 16, यहाँ 16 हो गया, 10 के 0 हासिल 1 और 7 1 8। तो 80 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके अतिरिक्त कोई बात समझना है। मतलब 40 80 में से 40, 12 में से 24 में से कुल मिला के 12, 6 में से कुल मिला के 3। केवल अंतर यही है कि जो फिजिक्स वाला एक दीर्घ उत्तरीय है वो 6 नंबर का होगा, बाकी सब दोनों 5-5 नंबर के होंगे। तो 80 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। और बाकी का जो निर्देश है वो आप जानते हैं कि यथासंभव अपने शब्दों में दाहिने ओर दिए गए होमियो पर दिए गए अंक पूर्णांक को निर्दिष्ट करेंगे, शब्द सीमा का ध्यान रखें, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल ना करें। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता है। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके विषय में कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता है। तो चलिए अंततः दिल थाम के बैठ जाइए बिल्कुल, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव के एक एक करके धुरंधर से धुरंधर प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपके तक पहुंचाने वाला हूं। डायरेक्टली मेरी और आपके बीच की कन्वर्सेशन आज रहेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मैं भी पूरी तरह से एकाग्रशीलता के साथ तैयार हो चुका हूं आपको प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो आपको भी धैर्यता पूर्वक मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा, तभी हमारा जो मिशन है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए आते हैं अब, इसके बाद निकाल रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का सॉल्यूशन। आइए यहाँ देखिए, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और सीधे हम लोग नीचे चलेंगे जहाँ से ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बनाने हैं। चलिए
तो आ गए हम लोग, यहाँ देख लीजिए। तो आप तो यहाँ इस प्रकार से सेक्शन अ जिसको आप बोलते हैं सेक्शन अ मतलब सेक्शन ए मतलब खंड अ, और वही बात बता रहा है कि 1 से लेकर के 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, एक एक नंबर के प्रश्न है, मतलब 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से बनेंगे, 40 अंक बनेंगे। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग प्रश्नों का हल जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जो जितना ज़्यादा कठोर होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। फिलहाल प्रकाश की चाल कम नहीं पूछ रहा, हमको अपवर्तनांक अधिक पूछ रहा है, तो देखेंगे सबसे कठोर कौन सा है। मैं इतना हालांकि ज़्यादा डिस्कशन आपके साथ नहीं करूँगा, मैं चाहूँ तो हर ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन डिस्कशन के साथ आपके दिमाग में फिट कर सकता हूँ, लेकिन वैसे यदि मैं करूँ तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, मुझे 1 घंटे से कम का वीडियो बनाना है, इसलिए फटाफट मैं करूँगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों का हल हम लोग देखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी, हीरा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक की धनात्मक? तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सारी की सारी ऋणात्मक होती है, इसलिए हम लोग का इसमें नंबर ए जो है ऋणात्मक सही आंसर रहेगा। चलिए एक चीज़ थोड़ा हम नया करने वाले हैं, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अधिक प्रश्नों को एक साथ हम जोड़ सकें, इसीलिए इसको छोटा कर रहे हैं ताकि अधिक प्रश्नों को एक साथ जोड़ सके और बार बार हमको स्क्रॉल नहीं करना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 देख लीजिए। किस लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो 2। अब मान लेंगे f1 और f2, तो मान लेंगे हम लोग 2। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम लोग देखते हैं कहाँ है। चलिए तो अवतल दर्पण यहाँ है, तो अवतल दर्पण को आप सही कर लीजिएगा, नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद से, रुकिए 1 मिनट, नंबर बी आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए। चलिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए आप। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, मतलब f बराबर r/2, नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में किस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। फिलहाल अभिसारी पूछ रहा है ना, तो उत्तल, और अपसारी पूछेगा तो ऐसे कंडीशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए? अवतल, लेकिन उत्तल इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही जवाब है। आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है? याद रखिएगा, सबसे कम होता है बैगनी का और सबसे अधिक होता है लाल रंग का, लगभग 75 एंगस्ट्रॉम, इसका लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे कम कहा है ना, तो बैगनी मारिएगा, और यदि सबसे अधिक कहेगा तो ये नहीं कि फिर बैगनी मार दे, जब सबसे अधिक कहेगा तो ऐसे कंडीशन में आपका सटीक उत्तर रहेगा लाल। फिलहाल ये कह रहा है कि सबसे कम, तो आंसर रहेगा बैगनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8, पूरा 80 का 80 प्रश्न हम लोग को करना है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? ध्यान समझिएगा। देखिए, तारे का टिमटिमाना जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है, अर्थात एक तरह का अपवर्तन ही है, अर्थात प्रकाश का भी अपवर्तन हम लोग कर सकते हैं। तो नंबर हम लोग डी सही रहेगा। एक क्वेश्चन, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश का साल सबसे अधिक होता है? वायु में, कांच में, निर्वात में, ए और बी दोनों में। देखिए लगभग हम लोग वायु और निर्वात दोनों में प्रकाश का चाल बराबर मानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी याद रखिएगा, एक और भी ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन इन दोनों में तुलना करें ना, तो निर्वात में वायु प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, इसलिए आप लोग नंबर सी मारिएगा। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि डी मार लेते हैं, ए और बी दोनों में। ऐसे कंडीशन में आपके आंसर गलत हो सकते हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जब दोनों में तुलना करेंगे तो निर्वात में वायु की तुलना में अधिक प्रकाश का चाल होगा, इसलिए इसको हम लोग सही मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे चाहे प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछे, दोनों का आंसर 2 ही होता है। यदि आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, आपका आंसर क्या होगा? 2। और यदि पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसमें भी आपका आंसर होगा 2। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, 2 आपका सही आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। आइए फटाफट हम लोग प्रश्नों का हल करेंगे। बात कम करना है, बिकॉज यदि सभी प्रश्नों का हम तर्कपूर्वक उत्तर देने लगे तो आपके पास उतना समय नहीं, और एक्चुअल मेरे पास भी उतना समय नहीं है, इसलिए तार्किकता के साथ हम हर प्रश्न का उत्तर नहीं बता सकते हैं। विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? चलिए, विद्युत
संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? मतलब जो विद्युत संयंत्र है वो किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा को। वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? तो विद्युत संयंत्र, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान समझिए आप। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है क्या? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें कोई नहीं। सही आंसर आएगा आपका नंबर बी, क्योंकि किसी भी वस्तु का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। बल्ब यदि जलता तो हम लोग इसको मानते थे क्या, ये इसको मान सकते थे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बल्ब यदि जले तो। लेकिन चूंकि मोमबत्ती जल रहा है ये रासायनिक क्रिया है, इसलिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कह देता है बल्ब के बारे में बात करता जिसमें लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है या बर्बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो एक भौतिक परिवर्तन भी है, इसीलिए हम लोग इसको आंसर मारते हैं। मोमबत्ती है इसलिए इसको लकड़ी कहे, मोमबत्ती कहे, कोयला कहे, अब इसको सही करिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 13। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान समझिएगा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है, आपको यही बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, कम होता है। कौन कम होता है? तो ये सेल से प्राप्त होने वाले माने बीच के विभवांतर का मान वैद्युत वाहक बल से कम होता है। मतलब विभवांतर का मान जो है वो वैद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। हालांकि विभवांतर हो चाहे वैद्युत बल हो, दोनों का ऐसी मात्रा का वोल्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पर वैद्युत वाहक बल की तुलना में कम होगा विभवांतर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13, बेहतरीन प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, ये तो सब लोग बता भी सकते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किसमें जोड़िएगा? तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता है R बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 डॉट डॉट, और इसमें होता है समानांतर में 1/R बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 और आगे डॉट डॉट प्लस में। तो यहाँ पर जो मान है वो कम होता है, मतलब यहाँ पर प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध कम होता है, लेकिन यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब श्रेणी क्रम इसका सही आंसर रहेगा। समानांतर के लिए ये होता है व्यंजक, ये श्रेणी के लिए व्यंजक होता है। यदि कहता कम होने के लिए कहता, कम करने के लिए कहता तो हम लोग श्रेणी क्रम को मारते हैं, लेकिन अधिक के लिए कह रहा है मतलब समानांतर क्रम मारेंगे। इक्वेशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहे का। नंबर 20 सही आंसर आएगा, सब लोग जानते हैं, पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन है इसको तोड़ने के लिए, जिस पर परमाणु बम बनते हैं, तो नाभिकीय विखंडन से बनता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि उच्चतम ताप की आवश्यकता पड़ती है। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? सौर सेल। जो सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ देख लीजिए, पवन जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ समझ लीजिए आपको पता है कि पवन जनित्र बनाने के लिए जो चाल है वायु का लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। बड़ी फेमस क्वेश्चन है और बहुत पुराना भी है। हम लोग ऑप्शन मिला लेंगे, ये कहाँ है? पहला में 150, दूसरा है 1.5, तीसरा है 12 से 14, अर्थात 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें कहीं नहीं है। तो नहीं है तो एक ऑप्शन इसमें दिया है ना, इनमें से कोई नहीं, इसको आप टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग चलेंगे। अब धीरे धीरे करके सारे प्रश्नों का हल हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सेल का वैद्युत वाहक बल, ध्यान दीजिएगा इस पर। सेल का वैद्युत वाहक बल क्या? तर्क सुनिए। सेल द्वारा इकाई आवेश में लगाया गया बल होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश में किया गया कार्य होता है। ये वैद्युत वाहक बल है ना, तो किया गया कार्य होता है। नंबर 20 सही रहेगा। विभवांतर भी नहीं मानेंगे आप, ए भी नहीं मानेंगे, और इनमें कोई नहीं, चूंकि ऑप्शन यहाँ तो कोई दिखते नहीं है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जी बिल्कुल। देखिए, एक से बढ़ के एक धुरंधर प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है।
जिनके पूछे जाने की संभावना हर साल बेहतरीन रहती है। अभी देखिए ना, घरेलू विद्युत परिपथ में कौन सा लगा रहता है? प्रत्यावर्ती धारा। देखिए जितना घरेलू विद्युतीय परिपथ में मिलता है वो प्रत्यावर्ती धारा है। बैटरी से निकलने वाला धारा दिश धारा है। फिलहाल हमको प्रत्यावर्ती से मतलब है, तो ए में मिला है तो ए मार देंगे सही। वर्ण विक्षेपण असंभव है। किसमें वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है? फाइबर में। देखिए वर्ण विक्षेपण कहाँ होगा? जहाँ प्रकाश इस पार से उस पार जा सके, भले अल्प मात्रा में ही जाए लेकिन जा सके। तो कहाँ से प्रकाश जा सकती है? निर्वात में भी प्रकाश जा सकती है, जल में भी प्रकाश जाती है। फाइबर एक जो है ना वो अपारदर्शक वस्तु है, इसमें कभी भी जो प्रकाश है वो इस पार से उस पार नहीं जा सकती है, इसलिए नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पर आप लोग ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है। वायु में रखा गया कांच प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ता है किधर? तो आधार की ओर मोड़ता है ना। वायु में रखा गया कांच प्रिज्म को मोड़ता है आधार की ओर। ये ऊपर, आधार से दूर, नीचे, आधार की ओर, मतलब नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलेंगे। थोड़ा समस्या की बात यह है कि आप लोगों को ज़्यादा इस पर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा इसमें डिस्कशन भी नहीं किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया का दो नाम है, या तो ऑक्सीकरण बोलिए या अपचयन बोलिए। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो यू कैन से दैट ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण तो इसमें है नहीं, उपचयन है, एक ही नाम होता है दोनों। डी सही आंसर रहेगा। नंबर 22, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3। तो NaHCO3 मतलब नंबर 24 आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पाइए। कमरे के ताप और द्रव अवस्था में धातु, तो ये हो जाएगा आपका पारा। एक आवश्यक सूचना, यदि पूछता ना कि कमरे के ताप और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का आंसर होना चाहिए था पारा, सॉरी ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु कहेगा तब, लेकिन चूंकि यहाँ धातु का है ना तो पारा सही आंसर है। ये ब्रोमीन वाला भी क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने का। आवर्त सारणी में शून्य समूह कौन होता है? शून्य समूह का तत्व है हीलियम। आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, समय बड़ा कम है। क्वेश्चन नंबर 27, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है ना। हाँ, सोडियम कार्बोनेट को जब मिलाते हैं ना, ये मेथिल ऑरेंज का विलयन, दोनों को मिलाते हैं तो विलयन का रंग पीला होता है। पीला ए में है, ए सही आंसर रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात है नहीं, तो CO2 को टिक आप कर लीजिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि गंधक, गंधक का मतलब होता है सल्फर। परमाणु क्रमांक होता है 16, परमाणु द्रव्यमान होता है 16 गुना 32, दोनों चीज़ याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ परमाणु क्रमांक कर रहा है ना तो 16, परमाणु क्रमांक की जगह पर परमाणु संख्या भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें आयनित होता है। देखिए दुनिया में केवल वही या उन्हीं यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है जो जल में घुलने के बाद आयनों में बढ़ सके। चूँकि अम्ल जो है वो जल में घुल करके आयनित होता है, मतलब अम्ल आयनों में बढ़ता है, इसलिए आयनित होना यहाँ रहेगा सही जवाब। आप इसको कवर कर लीजिएगा बेहतरीन ढंग से। चलो भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर आप लोग ध्यान लगाएंगे। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, सोचने वाली कोई बात नहीं है। सोने में कौन सी एक चीज़ और देखिए, धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर सजाकर बनाई गई श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर रखा गया है पोटेशियम को और सबसे नीचे रखा गया है सोना को। तो अब यहाँ पर ये पोटेशियम सुचालक है, तो ये बहुत ज़्यादा चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है। ये कह रहा है कि सोना में कौन सा चीज़ है जो मिलाया जा सकता है, तो नीचे से आप चलिएगा ना तो सबसे पहले इसमें आएगा कॉपर, क्योंकि यहाँ पर होता है सोना मतलब Au, उसके ऊपर चांदी मतलब Ag, उसके ऊपर प्लेटिनम होता है, उसके बाद कॉपर आता है। तो कॉपर को हम मिला सकते हैं, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। आप यहाँ मिला सकते हैं, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा कॉपर। 32 भी आपने कर लिया। 32 के बाद से अब हम लोग धीरे धीरे हर प्रश्नों का हल कर निकाल लेंगे। नंबर आपका 33। आइए, ये तो आप लोग जानते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो प्रतिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, Na आ गया, जो Na आ गया है वो आ गया है NO3 के साथ, जो Cl है वो आ गया है Ag के साथ। मुझे लग रहा है ये बहुत हम लोग ये सही रहेगा। चलिए, तो यही हुआ है, Na आ गया है किसके साथ, तो NO3 के साथ, NO3, और Ag आ गया आपका Cl के साथ, AgCl। ये क्या है, द्विविस्थापन अभी किया है, क्योंकि 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, द्विविस्थापन। सिलिकॉन क्या है बताइए, सिलिकॉन क्या है आपको बताना है। तो सिलिकॉन तो आपको पता है कि उपधातु है। देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सभी उपधातुएं हैं, याद रखिएगा। सिलिकॉन भी है, इसके अलावा जर्मेनियम भी है, जर्मेनियम, इसके अलावा एंटीमनी है, एंटीमनी, ये सारे के सारे उपधातु हैं। फिलहाल नंबर आपका सी सही आंसर है। आप मिला सकते हैं यहाँ से क्लियरली, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, वे तत्व जिनके बाह्यतम सेल भरे होते हैं, अर्थात वो अस्थायी होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये 6 वो तत्व है जिनके बाह्यतम कक्षा भरा रहता है, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कक्षा में 2 या 8 होती है। हीलियम का 2 होती है, बाकी सभी के लिए 8 होती है। उनको बोलते हैं अक्रिय गैस, चाहे उत्कृष्ट गैस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नोबेल गैस। तो मिला लेंगे हम लोग, उत्कृष्ट गैस ऑप्शन में है, नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। खड़िया का मतलब होता है संगमरमर, या उसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। CaCO3 क्या होता है इसका, CaCO3। ऑप्शन मिलाना पड़ेगा ना, अभी तो ए और बी में नहीं निकला, नीचे हो सकता है निकल जाए, निकलना चाहिए, नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए है यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, खड़िया का सूत्र क्या होता है, CaCO3। निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है, अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, Na2O, क्योंकि नीचे से जब आप ऊपर से आइएगा ना तो तीसरे नंबर पे Na आता है, दूसरे नंबर पे Na आता है, मतलब ये सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे बड़ा अम्लीय ऑक्साइड भी है, सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 इस स्क्रीन पर हम लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। एक बात थोड़ा हम बता देंगे, जैसे CnH2n प्लस में 1, ये होता है एल्केन। क्या होता है, एल्केन। इसका यौगिक मतलब ना, इसे दुगुना करके 1 जोड़ेंगे, जैसे 1 रखिएगा 1, तो 2 1 में 2 1 3, 2 होता है, CnH2n प्लस 2 होता है, माफी चाहते हैं भाई, CnH2n प्लस 2 रखिएगा एल्केन में, तो 1 रखेंगे तो 2 दूना 4 4 2 6, H हो जाएगा आपका 6। मीथेन 2 रखेंगे तो C2H 2 दूना 4 2 6, ये हो जाएगा आपका इथेन। ये होता है एल्केन का। उसके बाद से दूसरा होता है इसमें, ये पहला है CnH2n, जैसे 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका H हो जाएगा 2 1 में 2, इतना होता है। या C3H6 ये होता है, इसको बोलते हैं एल्कीन। और CnH2n-2 ये होता है आपका एल्काइन। इसमें मिलाइए ना, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है, तो जो इस सूत्र में बैठ जाए, एक बार और मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्काइन का सूत्र, CnH2n-2 रख के चेक कीजिए। यहाँ पर 1 है, 1 रखेंगे तो C1 H 2 1 में तो 2 में से 2 गया तो 0 में 0, इसमें तो है नहीं, इसलिए ये नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। जब हम लोग रखेंगे इस पर 2 रखते हैं, 2 रखिएगा तो C2 2 2 4 4 में से 2 जगह तो 2, मतलब C2H2 मिले, कहीं है क्या, है नंबर C में। एक चीज़ आप याद रखिएगा, थोड़ा मैं चाहूँगा इसको क्लियरली लिख देने का, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। देखिए CnH2n प्लस में 2 ये होता है एल्केन। क्या होता है, एल्केन। CnH2n ये होता है एल्कीन। और CnH2n-2 ये है एल्काइन। तो ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली कि बताइए कि कौन एल्केन है, चाहे निम्नलिखित में से कौन एल्कीन का सूत्र है, चाहे निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का सूत्र है। तो इस कंडीशन में भी आप इनका यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमने जनरली बेसिक तौर पर हमने आपको बता दिया, मैंने कोई भी कमजोरी का मौका हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं।
या कहीं से भी फेल करने वाले नहीं हैं। जो बच्चे वैसे भी मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं ऑफलाइन क्लास आकर के, वैसे भी उनकी तैयारी बहुत बेस्ट होगी, मैं जानता हूँ उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। इसका IUPAC नाम लिखना है, तो चलिए ना, एथिल मेथिल बीच में ईथर, नंबर बी सही आंसर है, एथिल मेथिल ईथर। ओके है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एथिल मेथिल ईथर हो गया, नंबर आपका 40। आराम से समझिए इसको। निम्न में कौन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, अल्कोहल में एथेनॉल, चाहे उसी को एथेनॉल का ही सामान्य नाम है एथिल अल्कोहल। जो सैनिटाइजर आप देखते हैं एथिल अल्कोहल उसमें है, उसको जलाने पर वो जलने लगता है, या शराब जो देखते हैं उसमें भी एथिल अल्कोहल है, जलाने पर वो जलने लगता है। तो एथिल अल्कोहल का है, अच्छा एथेनॉल का है, इसको जला सकते हैं। फिलहाल एथेनॉल यहाँ ऑप्शन में है, तो ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आधे प्रश्नों का उत्तर हमने कर लिया। 80 में से 40 प्रश्नों ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया, बाकी के 40 को भी देखिए अब यहाँ तक आ ही गए हैं। तो अंत भला तो सब भला, और अधूरी विद्या अधूरी नॉलेज जो है वो बहुत घातक होता है। इसलिए मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप यदि 80 प्रश्नों का हल हमसे जान लेते हैं तो आप बेस्ट करेंगे। 40 जान के कुछ नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन वो कंडीशंस नहीं रहेंगे, वो आपकी स्थितियाँ नहीं रहेंगी। इसलिए मैं आपको रिकॉग्नाइज करूँगा कि आप 80 जान लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अब कम समय लगेगा। केवल 40 ऑब्जेक्टिव हमको करने हैं। ओके, तो दोस्तों इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार विमर्श करेंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ये सीधा हो जाए भाई। तो चलिए देखिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो यहाँ देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, अभिक्रिया किससे करेगा? जिंक के साथ। तो अभिक्रिया करेगा, करा कर चेक कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ZnOH का होल ट्वाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभिक्रिया किससे करेगा? जिंक से। तो Zn क्या बनता है यहाँ पर? सोडियम, थोड़ा गलत कर दिया हम लोग, हाँ मिलाइए। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH का होल ट्वाइस। किसके साथ? जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनता है आपका? बनता है NaZnO2 और प्लस में H2O, ये लिखवाया गया, सोडियम जिंकेट है। तो इसको मिला लेंगे, नंबर ए में आपका सही आंसर है, सोडियम जिंकेट और प्लस में हाइड्रोजन। क्योंकि वैसे तो धातु है, तो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और सोडियम जिंकेट रहेगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 42 पर हम लोग चलते हैं। घबराना नहीं है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं होता है, बेस्ट चीज़ है। धोबिया सोडा, धोबिया सोडा का मतलब होता है ना सोडियम कार्बोनेट, जिसको धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। कि जब अमोनियम सोडा विधि या सावे विधि से प्राप्त होने वाले सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो धोबिया सोडा का निर्माण होता है। Na2CO3 × 10H2O मिला लेते हैं, नंबर ए पे दिया है, सही आंसर है आपका। नंबर ए को आप टिक कीजिएगा, धोबिया सोडा का सूत्र है। नंबर 42 देखिए, 43 सॉरी, अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए फॉर्मूला है कि जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:3 के मिश्रण को एक जगह रखा जाता है तो वो बनता है आपका, उसी को बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं अम्लराज। इसलिए नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 44, 44। हाँ, किसी अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है कि ये पूछ दे कि अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो इसको उत्पाद बोल सकते हैं, अच्छा इसी को बोल सकते हैं प्रतिफल, और चाहे बोल सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट। लेकिन फिलहाल यहाँ मतलब है कि जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। बी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? ये क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सही आंसर रहेगा आपका, मिला लीजिए, सही आंसर रहेगा आपका हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय ऑक्साइड है? सही आंसर रहेगा नंबर ए। आप थोड़ा इसको मिला भी लीजिएगा एक बार, कॉपर ऑक्साइड, नंबर ए, 45 का ए सही जवाब। एक बार आपने से भी इसको जांच कर लीजिएगा, मुझे लगता है यही होना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्षार है। क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
यदि ये कहता है कि लिटमस पत्र नीला है, उसको लाल कर देता है, उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि लाल है, नीला कर देता है, मतलब छाता है। आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन वो भी बोल सकता है, वो भी पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अपना इंटरप्रिटेशन लेके चलना है, आपको अपना बेस्ट करना है, तो अपनी तैयारी के साथ चलना पड़ेगा। ये तो आसान क्वेश्चन। स्वस्थ शरीर का पीएच मान, मतलब स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.0 से मतलब 7 से लेकर 7.8 तक सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलय होता है? तो ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को तो ही पेयजल के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर आप ग्लूकोज देखते हैं, ग्लूकोज डी है, ग्लूकोन डी है। इन सभी पदार्थों को जल में मिला करके पिया जाता है। इसके अलावा कोई और पदार्थ नहीं है जो जल में घुल सके, तो आप ग्लूकोज सही जवाब रहेगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 49 मिलाइए। अमलगम, निम्न में कौन अमलगम है? निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? तो अमलगम मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग एक और नाम बोल सकते हैं, एक बार इजिया। तो अमलगम में होता है आपका कि सोडियम और ये पारा, तो हम लोग लिख देंगे इसमें नंबर बी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो देखिए, जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को वही विस्थापित करेगी जो जिंक से अधिक क्रियाशील होगी। तो Zn के ऊपर आती होगी। तो Zn के नीचे क्या क्या आता है भाई? तो कॉपर आता है, इसके टाइटेनियम आता है, क्या है, जिंक है ना। इसी के नीचे आता है आपका प्लेटिनम आता है, उसके नीचे आता है आपका Ag, उसके नीचे आता है Au। तो ऊपर चाहिए ना, तो ऊपर केवल आता है एल्यूमिनियम, Al इसके ऊपर है। नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। हालांकि टाइम मिले तो आप लोग एक बार रीड मार लीजिएगा, सक्रियता श्रेणी देख लीजिएगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी पर आधारित 3 प्रश्नों को हम लोग अभी तक कर चुके हैं। वो केवल एक स्केल होता है, आप उसको जान सकते हैं। 3 प्रश्न हम लोग उस पर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और 51 और 52, यस 2 प्रश्न हम लोग इसमें कर लेंगे। देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने वाले नलिका को या रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता हो, तो इसको बोलते हैं धमनी। केवल फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। बाकी सभी धमनियाँ जो है ना, थोड़ा सुन लीजिएगा। देखिए, हमारे शरीर में जो नलिकाएं हैं वो बहुत सारी फैली हुई हैं। सीरा क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से लेकर के हृदय तक पहुँचाता है, और धमनी क्या करता है कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो यही कह रहा है धमनी, इसलिए हम लोग इसको सही आंसर करेंगे। तो हमने क्या कहा कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा नंबर इसका सी, मतलब प्लाज्मा। हालांकि आधा जो होना चाहिए, कोई बात नहीं है, प्लाज्मा। इसलिए देखिए, हमारे शरीर में जो रक्त है ना, उसमें अकेले केवल 55% केवल प्लाज्मा है, और बाकी का 45% में रक्त कणिकाएं आती हैं। ये भी 3 तरह की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, ये क्या करता है? इसके कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। यह ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। ये है आपका वाइट ब्लड सेल्स, ये है रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करता है आपका? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, और ये क्या करता है? ये रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। तो क्वेश्चन में इन तीनों पर भी प्रश्न आ सकते हैं। मुझे लगता है इसको भी बेहतरीन ढंग से आपको समझ लेना चाहिए। इसमें के क्वेश्चन नहीं आए तो यहाँ से तो 3-4 क्वेश्चन बन ही रहे हैं कि इसमें होता आरबीसी में का पूरा नाम है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, और ये ऑक्सीजन को ढोने का काम करते हैं, शरीर में ऊर्जा को ढोने का काम करते हैं, और इसी के कारण जो हमारा ब्लड है वो रेड दिखाई देता है। वाइट ब्लड सेल्स मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, ये क्या करते हैं? शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को ग्रो करते हैं, और इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। तो प्लाज्मा के विषय में जानना था, 55% होता है या चिपचिपे द्रव के रूप में होता है, बस ओके। अब बार आप स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हैं चाहे तो। नंबर 53 पर आप चलिए, हम लोग चाहे तो इसको पूरा भी कर सकते हैं लेकिन कम आएगा, इसलिए हमने इसको आधा किया है। चलिए नंबर 53 इसका 53, किन पौधों की पत्तियों में स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? किनके पत्तियों में जो है स्टोमाटा वो अनुपस्थित होता है? सही आंसर होता है जलमग्न हाइड्रोफाइट्स में।
मतलब नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। किण्वन किससे की जाती है? ईस्ट के द्वारा। देखिए किण्वन का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, याद रखिएगा, इस ये भी पूछ सकता है कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और जिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये काम कराया जाता है उनको किण्व बोलते हैं। ये पूछ सकता है डेफिनेटली, उनको क्या बोलते हैं? तो किण्व बोलते हैं। जैसे शराब का निर्माण, गन्ने के रस से शराब का निर्माण किण्वन है। दूध से दही का निर्माण किण्वन है। और किनके द्वारा किया जाता है? तो किण्व के द्वारा। गन्ना के रस से जो शराब बनता है वो भी ईस्ट के द्वारा किया जाता है। और दूध से जो दही बनता है वो क्या बोलते हैं? लैक्टोबाइसिलस नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो वो क्या है? आपका ईस्ट है, ये लैक्टोबाइसिलस है। फिलहाल यहाँ पर जो देखिएगा तो किण्वन की क्रिया ईस्ट दिया है, यहाँ पर ईस्ट आप सही जवाब रहेगा। आप इसको मार दीजिएगा, नंबर 54 का ईस्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55। हाँ, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल को पूर्ण विकसित अंडाशय कहते हैं। ज़्यादा सुंदर नहीं है, इसमें बीज और सब चीज़ रहता है, फल बीज सब रहता है, इसलिए इसमें कोई संदेहात्मक नहीं है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, नंबर बी में आपका है। ये तो चीनी का है, C12H22O11, चीनी का है, याद रखिएगा। और ये है आपका मेथिल एल्डिहाइड, और ये है आपका एसिटिक अम्ल। तो फिलहाल यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, इसका नाम याद रखिएगा एसिटिक अम्ल। लिख नहीं रहे हैं, आप ध्यान सुनिए। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये होता है आपका मेथिल एल्डिहाइड, और ये है आपका ग्लूकोज, और ये है आपका चीनी। क्या है? चीनी। तो ग्लूकोज पूछ रहा है, मतलब नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि दो चीज़ें हो गई भाई, क्लोरोफिल भी दे दिया है। देखिए क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, या इसी को हरितवक भी बोलते हैं। फिलहाल चलिए ए मारते हैं, यदि ए नहीं हो, बी हो तो सी हो, तो सी आप मार दीजिएगा। क्लोरोफिल ए मार रहे हैं हम, क्लोरोप्लास्ट। हालांकि दोनों सही आंसर है इसमें, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल भी बोलते हैं। इसी का एक और नाम है हरित लवक। तो ध्यान दीजिएगा आप। नंबर 58 पर चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 58, यस, ये तो कोई सोचने वाली बात नहीं। अंडोत्सर्ग का कारक क्या है? LH होता है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विविखंडन के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन द्विविखंडन के द्वारा होता है? तो पैरामीशियम है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। नंबर 60, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकृति में एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ मैं बताऊंगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन बनता है, लेकिन ये निकलने वाला ऑक्सीजन जल से निकलता है, नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब जल का भी खंडन होता है तो ऑक्सीजन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदलता है। तो जल से ऑक्सीजन का निर्माण, इसको हम एक और भी बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है ग्लूकोज, ये होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक है वो ग्राना में होता है, जो अप्रकाशिक है वो स्ट्रोमा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, वहाँ से आप बना लीजिएगा। तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? देखिए पीत रस भी भोजन को पचाने का कार्य करता है, अग्नाशय रस भी भोजन को पचाने का कार्य करता है, आंतरस तो पचाता ही है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा हम लोग का नंबर डी, इनमें सभी। तो डी को आप लोग सही आंसर क्लिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यह है आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वो किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा। पित्त में, पित्ताशय में, अग्न्याशय में, आंतरस में, जठरस में। सही आंसर होगा अग्न्याशय में, क्योंकि इसी में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए इसके बाद से नंबर हम लोग देखेंगे 63, नंबर 63। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत। आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से, है क्या कहीं? हाँ, मुख गुहा से। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा 64 का। नंबर 63 पे एक बार और थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे,
छोटी आंत मुझे लगता है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत, सही है। और मनुष्य का पाचन नाल होता है मुख गुहा में, ये भी आपका सही है। तो 63 और 64 दो प्रश्नों को हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए और इसी में 66। तो 65 और 66 दो प्रश्नों का हल हम लोग इसमें देख लेंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन वसा का पाचन में सहायता? तो लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा के पाचन में हमारी सहायता करता है। मतलब शरीर में भोजन के पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। ये क्या करता है? शरीर में जो वसा है उसको वसीय अम्ल में बदल देता है। तो लाइपेज भी सही आंसर रहेगा। ग्लाइकोलिसिस होती है कोशिका द्रव्य में, याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है। ग्लाइकोलिसिस होता है। अच्छा, वही ग्लाइकोलाइसिस पूछेगा तो कोशिका द्रव्य में। क्रेब्स चक्र पूछेगा, एक और टॉपिक होता है, लीजिए मुझे याद आ ही गया, एक और होता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र पूछेगा ना तो इसका सही आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रियम। यहाँ सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रियम, नीचे दिया हुआ है, अभी हम स्क्रॉल करेंगे दिखेगा। तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रियम में, ग्लाइकोलाइसिस होगा तो कोशिका द्रव्य में, इसमें नहीं भूलिएगा। मतलब ये है क्या ग्लाइकोलाइसिस? तो यही होता है अवायवीय श्वसन, तो कोशिका द्रव्य में। ये होता है क्रेब्स चक्र मतलब वायवीय श्वसन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, सही आंसर रहेगा। चलिए देखिए, ओजोन परत है क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि ओजोन जो परत है वो क्या है? ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत हानिकारक है, उच्च ताप पर लाभदायक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तो जनरल क्वेश्चन है। सूर्य से निकलने वाला पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकता है, हमारे तक पहुंचने नहीं देता है, इसलिए हमारे लिए लाभदायक है। तो हम लाभदायक हम लोग सही आंसर मानेंगे। निम्नलिखित फूल का प्रजनन अंग कौन सा है? नर प्रजनन अंग। देखिए मादा प्रजनन अंग पूछेगा तो पुष्पासन मार दीजिएगा, और यदि नर प्रजनन अंग पूछेगा तो पुंकेसर मार दीजिएगा। फिलहाल यहाँ नर प्रजनन तंत्र पूछ रहा है ना, अंग पूछ रहा है ना, तो पुंकेसर आपका सही जवाब रहेगा। कोई भी कन्फ्यूजन वाली इसमें बात नहीं है। चलिए, और केवल 12 प्रश्न बचे हुए हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। 69 पे आ जाइए आप। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में जब श्वसन की क्रिया होती है और एटीपी टूटती है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ध्यान दीजिए। देखिए पौधों के अंदर जब श्वसन की क्रिया होती है और एटीपी टूटता है ना, एटीपी, तो ऊर्जा निकलती है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। तो ऑप्शन भी डालेंगे 30.5 किलो जूल प्रति मोल, मतलब ए में सही आंसर है आपका। ठीक है, 70 पे आ जाइए। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से होता है? अल्कोहल बनता है मतलब अवायवीय श्वसन है। अल्कोहल यही होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, जो कि होता है कोशिका द्रव्य में। कोई इसमें भूलने वाली बात नहीं है, यही ग्लाइकोलाइसिस है जो अभी हमने बताया था, कोशिका द्रव्य में होता है, इसमें बनता है अल्कोहल। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें केवल 2 ATP बनता है, याद रखिएगा 2 ATP। यही यदि क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र ना, क्रेब्स चक्र वाला होगा ना, तो ये होगा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कितना बनता है? तो 38 ATP बनता है। आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा लें। नंबर 71 और 72। हाँ, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन अंगों के लिए परिवहन में भाग लेती है? रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों में परिवहन भाग लेती है? तो लाल रक्त कणिकाएं हम पहले बोलती हैं, गैस का परिवहन कर रहा है ना, तो पहले हम बोलते हैं कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करती है, अर्थात ऊर्जा को ढोने का काम करती है। ये देखिए यही फायदा है, जो एक्स्ट्रा एक बातों को हम इसमें जोड़ रहे हैं। यदि आप एक्स्ट्रा एक बातों को इसमें शामिल करते हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव और भी ज़्यादा धुरंधर और मजबूत हो जाएगा। तो आपको काम यही करना है कि जो एक्स्ट्रा बातें भी बताई जा रही है उस पर आप लोग ध्यान देंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पादप में अपशिष्ट जमा कहाँ होता है? पंक्तियों में। नंबर आपका ए सही जवाब रहेगा। चलिए, नंबर आपका इसके बाद होता है 73। मनुष्य में आहार नाल का कौन सा भाग एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो इनमें देखिए, मुंह से भी एंजाइम निकलता है, ग्रासली से भी एंजाइम निकलता है, अमाशय से भी एंजाइम निकलता है, मतलब सबसे एंजाइम निकलता है।
सही आंसर कौन सा होना चाहिए? डी। इनमें से कोई नहीं, इसको आप शामिल कीजिएगा सही आंसर में। तो इनमें से कोई नहीं। देखिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है। अब यदि इन प्रश्नों का हल आप नहीं निकाल पाते हैं तो ये आपकी गलती है, नहीं याद कर पाते हैं। तो हम भले आपको 80 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, लेकिन हम इसमें लगभग 200 ऑब्जेक्टिव को कवर करने का हमने कोशिश किया है। बीच बीच में जो छोटी बड़ी बातें मैं बोलते रह रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। और ओवरऑल सबको मिला दिया जाए, जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो जो मौखिक रूप से बता रहा हूँ वो, तो आपका मिनिमम 30 मतलब 30 ऑब्जेक्टिव्स आपके कंप्लीट होंगे डेफिनेटली। दूसरा कुछ होता ही नहीं है, कहाँ से पूछेगा? सारी बातें जब मैं आपको बता ही दे रहा हूँ तो इसके अलावा बच क्या रहा है, वो पूछेगा नहीं बच रहा है, इसका मतलब यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस सबको शामिल कीजिए। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? मूत्र की जो सांद्रता है वह किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाता ADH। ADH आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, एक नंबर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन नंबर 73 को हम लोग पर मिलाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है 73 गलत हो गया है। 73 का ये आंसर नहीं होगा जी। मनुष्य की आहार नाल में कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित है? ग्रास नली। ग्रास नली से देखिए ये दिक्कत हो गया ना भाई। एक इन छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग को बहुत संभालना पड़ेगा अभी। ग्रास नली जो है ना, इससे एंजाइम का स्राव नहीं होता है। नंबर इसका 20 सही रहेगा। यहाँ देख लीजिए, मूत्र की सांद्रता निर्भर करती है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर ADH, मतलब 73 का भी B और 74 का भी B, दोनों का B हो गया। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 75 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 75 और 76 एक साथ खुल गया। ठीक है, इन प्रश्नों को ध्यान से दीजिएगा। देखिए तो कौन सा हार्मोन पादप के वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो FCC कम, ये जो है ये भी वृद्धि वाला है, ये भी वृद्धि वाला है। जिब्रेलिन्स जो कि ये टोक्यो विश्वविद्यालय वाला है, ऑक्सीजन है, और ये साइटोकाइनिन है जो मछलियों में से पाया गया था। FCC अम्ल जो है वो वृद्धि विकास से मतलब नहीं रखता है। नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 76, मानव किस तंत्र का, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? देखिए यहाँ एक ध्यान देने की बात है, जो आहार नाल है वो पोषण का अंग है, जो फेफड़ा है वो श्वसन का अंग है, जो हृदय है वो परिवहन का अंग है। क्यों? क्योंकि इसमें शिराएं और धमनियां हैं। धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक, और शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक। तो जो शिराएं हैं वो क्या करती हैं? शिरा धमनी में हृदय की बात है ना, तो हृदय एक परिवहन। अब वही किडनी पूछ देगा ना, जिसको वृक्क बोलते हैं, वो है उत्सर्जन अंग। तो आहार नाल पोषण, फेफड़ा श्वसन, हृदय परिवहन, वृक्क या किडनी उत्सर्जन। फिलहाल यहाँ परिवहन पूछ रहा है, हृदय आपका सही आंसर रहेगा और इसको हम लोग सही आंसर मान लेंगे। परिवहन तंत्र का एक हिस्सा है, अंग है हृदय। इसके बाद से हम लोग चलते हैं आपका 77 और 78, दो प्रश्नों को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 77 और 78 दो प्रश्नों को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। चलिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों अनुमानसिकता से, मैंने बी इसका सही आंसर होगा। देखिए ना, ध्यान दीजिए इसमें कि अनुमानसिकी क्या है कि सजीवों के गुणों में परिवर्तन या लक्षण परिवर्तन और नई प्रजाति के जीवों की उत्पत्ति का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं अनुमानसिकी। तो गुणों का चाहे लक्षणों का जहाँ बात आई, अनुमानसिक क्रम आया, तो अनुमानसिक इसका सही आंसर रहेगा। श्वसन क्रिया में से कौन सी गैस, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? हम लोग श्वसन सांस लेते हैं तो किसको ग्रहण करते हैं? क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? क्या हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं? क्या हम लोग नाइट्रोजन गैस सांस लेते हैं? क्या हम लोग सल्फर लेते हैं? ये तो बच्चा सब कोई जानता है। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा, O2 ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। अब लास्ट पेज हम लोग के सामने स्क्रॉल होकर के आएगा। ये 79 नहीं, एक पेज और बन रहा है, इसमें नहीं हट रहा है। चलिए, ग्लूकोज में कार्बन कितने, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। कार्बन पूछेगा तो 6 गो, और हाइड्रोजन पूछेगा तो 12 गो, ऑक्सीजन पूछेगा तो 6। कार्बन पूछ रहा है मतलब 6 होता है, मतलब नंबर आपका
बी आपका सही आंसर रहेगा। अब लास्ट में चलिए हम लोग, लास्ट एक प्रश्न केवल यहाँ बचा है। चलिए लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किस नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, कहाँ? क्या बोल रहा है? मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं का मेडुला में, जो ऊपर सीट में आप लोग दिखाई देते हैं। देखिए एक होता है ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, जैसे मैं हाथ इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, साइकिल चल, जो भी चीज़ें हैं। एक ऐच्छिक क्रिया होती है जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। एक होता है अनैच्छिक क्रिया, जैसे हृदय का धड़कना, हम चाह के उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं, अनैच्छिक क्रिया है, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है। और ऐच्छिक का मतलब चाहे तो अपना टोपी इधर उधर कर सकते हैं, ये एक ऐच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो केंद्र होता है ना, वो होता है आपका ये मेडुला, आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी, इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस अद्भुत क्लास में हमने भले आराम से पढ़ाया, लेकिन हर चीज़ों के विषय में हमने आपको बताने की कोशिश किया। जब आप खुद एग्ज़ाम दे करके आएंगे, आप निश्चित रूप से जो कंडीशंस आपके मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में हुए थे, यहाँ भी आपको चीज़ आप डेफिनेटली आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि सर आपके द्वारा बताए गए प्रश्न आज के एग्जामिनेशन में बड़े पैमाने पर हैं। और वैसे मेरा शौक़, मेरी चाहत भी यही है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आपके एग्जामिनेशन से आए, तभी मैं भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर पाऊँगा। तो चलिए मैंने कोशिश किया है, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और उम्मीद है कि आने वाले एग्जामिनेशन में जो आप देने वाले हैं आज, उसमें अधिकांश प्रश्न इसी पैटर्न पर रहेंगे। 30 प्रश्नों को लड़ाने की मैं दावा करता हूँ, आशा करता हूँ, दावा तो नहीं कर सकते हैं, आशा करता हूँ। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, जिनके सामने ये वीडियो नहीं जा पाया है, वो देखें। और हो सकता है किसी गरीब माँ बाप के बच्चा थोड़ा सा सफलता हासिल कर ले, उनके चेहरों पे एक नई मुस्कान आ जाएगी। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ ना। तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी और से सब्सक्राइब कराने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे अब SST का धमाकेदार 1 मिनट और। मैं इसके बाद से बना दे रहा हूँ सब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी सब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं डालूंगा, इसका जो लिंक है वो आपके तक पहुँच जाएगा। इसलिए नम्र निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।